सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, इस दुनिया में दिखावा करने वाले लोगों को हम दो तरह से देख सकते हैं। सात संगत, एक तो वह जिनके पास धन संपदा होती है, तब वो दिखावा करते हैं, और दूसरे वो जिनके पास कुछ भी नहीं होता। सात संगत, उनके पास धन संपदा भी नहीं होती। कहने का अर्थ ये है सात संगत कि उनके पास कोई भी ऐसा गुण नहीं होता जिससे लोग उसकी प्रशंसा करें। सात संगत, इसीलिए वो झूठ बोलकर दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है। सात संगत, वो दिखावा करता है कुछ होने का, लेकिन सात संगत जी उसके अंदर कुछ होता नहीं है। जो लोग अपने गुण या फिर अपनी धन संपदा के कारण दिखावा करते हैं, वो अहंकार के शिकार हो जाते हैं। सात संगत, उनके अंदर अहंकार फूट फूट कर भर जाता है। सात संगत, उन्हें खुद पता भी नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यही अहंकार सात संगत उनके जीवन का मजा छीन लेता है। सात संगत, और जो लोग कुछ गुण या फिर धन संपदा ना होते हुए भी दिखावा करते हैं सात संगत, ऐसे लोग जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि ऐसे इंसानों की सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती है। सात संगत, तो सात संगत जी उन पर कोई विश्वास नहीं करता, कोई भरोसा नहीं करता, और इस दुनिया में कोई भी उनका अपना नहीं होता। सात संगत, उसके घर वाले, उसके पिता सात संगत जी तक उस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि उसकी दिखावा करने की आदत सबकी नज़रों में उसे नीचा बना देती है। सात संगत, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ सात संगत, वो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो दिखावा करने की वजह से परिस्थितियों में फंसता चला जाता है। सात संगत, और आखिरकार उसका परिणाम क्या होता है। सात संगत, सात संगत जी, ये तो आपको इस कहानी में ही सुनने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको इस कहानी में ये भी जानेंगे कि दिखावा करने वाले लोगों से किस प्रकार अपने आप को बचाया जाए, या फिर आप खुद दिखावा करने से कैसे बचे। सात संगत, ये सब आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, सात संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी, सात संगत जी, कभी कभी जीवन आपको बड़ी मुश्किल में डाल देता है। ऐसे ही मुश्किल में राजेश नाम का एक युवक फंसा हुआ था। उसे अपने घर से निकलने सात संगत जी हुए बहुत समय हो गया था, कई महीने बीत चुके थे। सात संगत जी वो अपने घर से ये कहकर निकला था कि मैं नगर में कमाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। सात संगत, इसीलिए उसने निश्चय किया कि वो किसी भी तरीके से अपने कमाई का साधन बनाकर रहेगा। उसने अपने ही जैसे 3-4 युवकों की टोली बना ली थी, और उन सब सात संगत जी ये योजना बनाई थी कि वो किसी भी धनवान व्यक्ति को बुद्धू बनाकर उसका धन उससे हासिल कर लेंगे। छल कपट झूठ, और सात संगत जी यही राजेश और उसके साथियों के हथियार थे। उन्होंने नई योजना तो बना ली थी, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं था रहा था कि वो अपने शिकार को ढूंढेंगे कैसे, और ढूंढने के बाद उसे बुद्धू बनाकर उसका धन कैसे लूटेंगे। सात संगत जी आखिरकार उन चारों ने योजना बना ली। उनकी योजना थी कि वो किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग आते हो, और सात संगत जी वहाँ पर उन अमीरों में जो भी आदमी सबसे ज़्यादा दिखावा करेगा, उनका शिकार वही होगा। सात संगत जी उन्होंने नगर में एक ऐसी जगह ढूंढ ली थी जहाँ पर नगर के ज़्यादातर अमीर लोग जुआ खेलने के लिए आते जाते थे। सात संगत, उन चारों की योजना थी कि वो एक ऐसा नाटक रचे जिसमें सात संगत जी राजेश किसी नगर का, सात संगत जी महाराज कल्याण जाएगा, और सात संगत जी उसके सभी साथियों में से 2 साथी उसके
अंगरक्षक होने का अभिनय करेंगे। साथ संगत सिर्फ राजेश ही नहीं था जो राजा होने का दिखावा कर रहा था, उसके साथ उसका दूसरा साथी भी था जो किसी दूसरे नगर का राजा होने का दिखावा कर रहा था। साथ संगत आखिरकार उनकी योजना क्या थी? साथ संगत ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। अगले दिन से सुबह सुबह सारे लोग अपने पात्र के हिसाब से वस्त्र धारण करके उस जगह पहुंचे जहां पर शहर के ज्यादातर अमीर लोग जुआ खेलने के लिए आते थे। राजेश उस जगह पर एक नगर का महाराज बनकर पहुंचा था, जिसके पीछे उसके साथी अंगरक्षक साथ साथ चल रहे थे। सासंगत जी सब अमीर लोग की नज़र उन पर टिकी हुई थी, क्योंकि राजेश उन सब में से सबसे ज़्यादा अमीर लग रहा था। उसकी वेशभूषा कीमती लग रही थी। सासंगत बेहद आकर्षण लग रही थी, जिससे सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे। कुछ समय बाद सासंगत जी राजेश एक ऐसी जगह पर पहुंचा। सासंगत बहुत सारी जरूरी लोगों के लिए बनी हुई थी। जब राजेश वहां पर जाकर बैठा तो उसके अंगरक्षक वहीं उसके पास खड़े हुए थे। सब आपस में चर्चा करते हुए एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये किस नगर के महाराज हैं। उसी भीड़ में राजेश का एक और साथी मौजूद था। उसने उन सबको संबोधित करते हुए बताया कि राजेश किसी बड़े नगर का बड़ा महाराज है, और सबने उसकी बात पर यकीन कर लिया। सासंगत जी अब वो अमीर लोग जो ज़्यादातर दिखावा करते थे, जो किसी बड़े आदमी से अपना सम्मान सुनने के लिए तरसते थे, ऐसे लोग राजेश के आस पास सासंगत जी मंडराने लगे थे। वो राजेश को किसी बड़े नगर का महाराज समझ रहे थे, और वो ये सोच रहे थे कि अगर इससे हमारा परिचय हो गया तो हो सकता है भविष्य में ये महाराज हमारे कुछ काम आ जाए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर दूसरा राजा भी पहुँचा, तो राजेश का ही एक साथी था, और वह भी सासंगत राजेश की तरह राजा होने का दिखावा कर रहा था। वो दूसरा राजा सासंगत राजेश के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। सासंगत जी कुछ देर एक दूसरे से बात करने के बाद दोनों ने जुआ खेलने का निश्चय किया। कुछ समय बाद जुए की बड़ी बड़ी बाजियां खेली जाने लगी, और राजेश जो किसी नगर का महाराज होने का दिखावा कर रहा था, वो इस जुए में बहुत बहुत बड़ी रकम हार गया। लेकिन जब राजेश ने हारी हुई रकम निकालने के लिए अपनी पोटली ढूंढनी चाही तो उसे अपनी पोटली मिल ही नहीं रही थी। बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब उसे पोटली नहीं मिली तो वो गुस्से से सासंगत जी भरकर अपने अंगरक्षकों को डांटने लगा, और डांटते हुए उनसे अपनी पोटली के बारे में पूछने लगा। लेकिन उसके अंगरक्षकों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सासंगत वो सब नीचे गर्दन करके खड़े हुए थे। राजेश ने बड़े ही शांत स्वर में अपने सामने बैठे हुए सासंगत राजा से कहा कि देखिए, लगता है कि हमारी सोने के सिक्के में भरी पोटली कहीं गुम हो गई है। मैं मानता हूँ कि मैं जुए में हारा हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। सासंगत, अगर तुम मुझे कोई अपना बता दे तो मैं तुम्हारे पते पर तुम्हारी रकम भिजवा दूंगा, या फिर तुम मेरे राज्य में आकर मेरे राजमहल में चले आना, वहाँ पर तुम्हारी पूरी रकम तुम्हें मिल जाएगी। ये सुनकर वो सामने बैठा हुआ राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। वो राजेश को बहुत भला बुरा कहने लगा। नौबत सासंगत जी यहाँ तक आ गई कि दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। वहाँ पर उसके अंगरक्षक और इधर राजेश के अंगरक्षक दोनों आपस में भिड़ गए। कुछ देर बाद एक अमीर आदमी उन दोनों के बीच में पहुंचा और उन दोनों का झगड़ा सुलझा हुए सासंगत उसने कहा कि महाराज, आप मुझसे कुछ धन उधार ले लीजिए। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है सासंगत, ये आपको शोभा नहीं देता, ये आपकी शान के खिलाफ है। मैं आपको धन उधार देता हूँ, आप मेरा धन मुझे लौटा देना। ये रहा मेरा पता,
और अपना पता देते हुए उस अमीर आदमी ने राजेश को बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए जितने वह जुए में हारा था। सासंगत जी उसने उसी के सामने बैठे हुए राजा के मुंह पर फेंक कर मारे और उस राजा से कहा कि हमारे लिए इन मुद्राओं की कोई कीमत नहीं है। तुम हमें जानते नहीं हो कि हम कितने बड़े महाराज हैं, हमारा नगर कितना बड़ा है, कितना खुशहाल है। सासंगत, अगर तुम कभी हमारे नगर में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा इस सज्जन ने मेरी मदद की है और बदले में मैं इसे इसका इनाम जरूर दूंगा। और ये कहते हुए राजेश ने उसे अपने नगर का पता देते हुए कहा कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो शायद आज हमें अपनी अपमानित होना पड़ता, लेकिन तुमने हमारी इज्जत बचाई है सासंगत, और बदले में हम तुम्हें सम्मान से सासंगत नवाज। तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो संगत जी बड़े प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।